बड़ी बात यह है कि वीडियो देखने से ये नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है और पायलट एरर भी हो सकता है। तो जब मैं मे डे अनाउंस करता हूं तो मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं कि नाउ आई एम इन इमरजेंसी, आई नीड हेल्प। तो जैसे ही वो मे डे कॉल इनिशिएट करता है, बहुत सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि जब पायलट ने, हमारा एक डिसीजन स्पीड होता है जो कि बाहर के टेम्परेचर, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, काफी सारी चीजों पे निर्भर करता है। उसके पहले अगर हमारे पास कोई भी सी भी गलती आती है, वार्निंग आती है, तो पायलट का काम होता है उस टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देना। इस पर्टिकुलर केस में एयरक्राफ्ट अपनी डिसीजन स्पीड तक पहुंचा है और फिर उसने टेक ऑफ इनिशिएट किया है। दैट मीन्स वहां तक उसको कोई वार्निंग नहीं आई है। जब उसने टेक ऑफ इनिशिएट कर दिया है उसके बाद वो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है। सर 12 जून को जिस तरह से एयर इंडिया का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ जी, सर आपको क्या लगता है, क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच आया हो सकता है? काफी लंबा टाइम आपका एक्सपीरियंस है सर एयरक्राफ्ट उड़ाने का, क्या कहेंगे सर इसमें? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, बहुत दुखद घटना है और वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना हुई है। और जो भी हम अभी कहेंगे वो एक स्पेकुलेशन होगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और जो हमने इसके वीडियोस देखे हैं, सिर्फ हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हुई होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो देखने से ये नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है और पायलट एरर भी हो सकता है। उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एडवांस सिस्टम होते हैं और हालांकि वो फेल प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सर अब आपको क्या लगता है किस तरह से पता चल पाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है? सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाया जा सकता है कि आखिर वजह क्या रही क्रैश होने की? जी, पहली बात तो जो ब्लैक बॉक्स होता है, एक बॉक्स है जो कि इंस्टॉल्ड होता है एयरक्राफ्ट में एक्सट्रीम आफ्ट में, जो कि टेल सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का। वहां पे इसलिए उसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो तो वो लीस्ट डैमेज लोकेशन होगी, और वो इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो इट कैन विथस्टैंड एन एक्सप्लोजन ऑल्सो। और उसमें ब्लैक बॉक्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि हम कॉकपिट में जो भी बात करते हैं तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका डीएफटीआर, जिसको बोलते हैं डिजिटल डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और उसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट के इंजन के और एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। उसमें अगर इंजन के कोई पैरामीटर्स हैं, फ्यूल के हैं, सिस्टम्स के हैं, वो सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे। और जैसे एयरक्राफ्ट अगर ग्राउंड पे है तो उसकी ग्राउंड स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, अगर वो फ्लाइट कर रहा है तो उसकी फ्लाइट स्पीड रिकॉर्ड होगी, कितना उसका पिच था, पिच अप था कि पिच डाउन था, वो भी रिकॉर्ड होगा, बैंक एंगल रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। पर हालांकि इस केस के अंदर ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गए हैं, पर हम उससे वो कोई जादुई वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकता कि ये गलती थी, क्योंकि उससे पहले डेटा डिराइव किया जाएगा, उसका एनालिसिस होगा। वो सिर्फ हमें डेटा प्रोवाइड करता है, फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उस डेटा को स्टडी करती हैं, एनालाइज करती हैं, एंड देन दे विल कम टू सम कंक्लूजन कि एक्चुअली में क्या हुआ हो सकता है। तो काफी लोग सोचते हैं कि ब्लैक बॉक्स सब कुछ बता देगा, ऐसा नहीं है। वो हमें सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है। डेटा
ये सारी जांच एजेंसियां उसको एनालाइज करती हैं, फिर रिजल्ट पे आती हैं। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से ये बोइंग का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जी अब बोइंग एयरक्राफ्ट की जो सिक्योरिटी है जी। उस पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कई सारे एविएशन एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षित है। ये जो पर्टिकुलर विमान क्रैश हुआ है सर, ये कितना सुरक्षित था और इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसकी इस तरह की ये इतिहास में पहली घटना है और पिछले करीबन 11-12 सालों से ये सर्विस में है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन हाल में कुछ रिपोर्टें आई थी कि जिसमें ये देखा गया कि कुछ छोटे, जैसे जैसे ये फ्लीट पुरानी हो रही है, कुछ छोटे छोटे माइनर इश्यूज आ रहे थे जो कि प्रॉब्लम्स आनी, अभी जापान एयरलाइंस की में ड्रीमलाइनर में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो फ्लीट पुराने होने के साथ साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम आई, वो जो बोइंग को भी एयरलाइंस ने रेज किया और उसके बाद से ज्यादा कुछ तकनीकी खामियां नहीं आई इस एयरक्राफ्ट में। क्योंकि जो एविएशन मिनिस्टर हैं जी। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है सर्विलांस को लेकर, जी। तो आप इस पर क्या कहेंगे उनके स्टेटमेंट? और सिर्फ सर्वेलांस बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आवर मिनिस्टर एंड डीजीसीए कि वो सारे के सारे पैरामीटर्स को एयरक्राफ्ट को सर्विस पे रिलीज होने से पहले दे वांट टू मेक श्योर द पैसेंजर्स आर सेफ, द एयरक्राफ्ट इज सेफ एंड द पब्लिक इज सेफ। तो इसलिए ये सारे इंस्ट्रक्शन से इशू किए गए हैं कि सारे पैरामीटर्स अच्छी तरीके से मॉनिटर किए जाएं, सारे सिस्टम्स डबल चेक किए जाएं ताकि इस तरह की घटना आगे नहीं हो। और आई एम प्रेटी श्योर कि ये दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के भी लिए लागू होगा लेटर और सूनर, ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। क्या स्पेशलाइजेशन थी सर इस एयरक्राफ्ट की जो इसको इतना सुरक्षित बताती है? सर ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है और लॉन्ग हॉल रूट पे इस्तेमाल होता है। जैसे ये वाली पर्टिकुलर फ्लाइट थी, ये अहमदाबाद से लंदन के लिए थी और एयर इंडिया के लिए तो इसको वर्क हॉर्स बोला जाता है और क्योंकि ये लगातार ड्यूटी में रहता है, अच्छा परफॉर्म करता है, मेंटेनेंस इश्यूज काफ़ी इसके कम रहे हैं और तकनीकी खामियां सो फार ना के बराबर रही हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है। सर अब क्रैश हो गया है, कई जी। लोगों की मौत हो गई है, जी। अब क्या सीख लोगों को इससे लेनी चाहिए, खासकर जो कंपनीज हैं, सरकार है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, पहले तो मैं मेरा एविएशन का एस्पेक्ट रख देता हूं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एविएशन में हम लोग हमेशा लर्न करते हैं कि जब भी कोई गलती हुई है और हमें उसके कारणों का पता लगाते हैं और फिर हम इस तरह के उपाय करते हैं ताकि उस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। तो ये हमेशा लर्निंग एक्सपीरियंस चलता है और आई थिंक सेम सिस्टम विल बी फॉलोड बाय डीजीसीए, मैन्युफैक्चरर्स एंड गवर्नमेंट। सर एक सवाल जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि जो पायलट है जब उसके हाथ से सारी चीजें निकल जाती हैं तो मेडे कॉल करता है जी। वो लोगों को किस तरह से, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे, मेडे कॉल आखिर होती क्या है, किस तरह से? So Mayday call is international distress call for innovation and basically बहुत सारी कॉल्स होती हैं, उनमें से Mayday कॉल होती है। तो जब मैं Mayday अनाउंस करता हूं तो मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं कि नाउ आई एम इन इमरजेंसी, आई नीड हेल्प। तो जैसे ही वो Mayday कॉल इनिशिएट करता है बहुत सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, जिसमें कि ATC होती है, हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होती है, वो उस एयरक्राफ्ट को भले ही 50 एयरक्राफ्ट उड़ रहे हों उसको प्राथमिकता देगी, प्रायोरिटी देगी हर तरीके से, और भले ही स्पेस की हो या लैंडिंग की हो या और कुछ हो। और उसी तरीके से जो हमारी ग्राउंड एजेंसीज होती हैं, मेडिकल और सारी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो ये मेडे कॉल का मेन पर्पस होता है। लेकिन आजकल इतिहास गवाह है सर, आज तक मेडे कॉल के बाद कोई एयरक्राफ्ट सुरक्षित नहीं सर, हमारे यहाँ इंडिया में तो इस तरह के ज्यादा इंसिडेंट नहीं हुए, पर हम लोग सारे वर्ल्ड वाइड डेटा मॉनिटर करते हैं। मेडे कॉल अक्सर दी जाती है और यूएस और यूरोप में जहाँ पे जनरल एविएशन बहुत बड़ा है
अक्सर मीडिया कॉल्स होती हैं, वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है और बाकायदा एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली लैंड कराया जाता है। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। सर कॉकपिट में आप किस तरह से समझाना चाहेंगे कि आखिर इमरजेंसी अगर जब आती है तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे पता लगता है? जी, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा बीच में जो ये दो स्क्रीन नजर आ रही हैं, ये सिस्टम्स डिस्प्ले स्क्रीन है और ये हमारे इंजन पैरामीटर्स हैं। और ये अगर आप स्विचेस देख रहे हो तो ये सारे के सारे सिस्टम के स्विचेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लीड पेज दबाते हैं तो ये हमारा ये ब्लीड का सिस्टम आ जाता है। इंजन का पेज दबाएंगे तो ये हमारे इंजन पैरामीटर्स आ जाते हैं। और ये हमारा ई कैम वार्निंग होता है। अगर देख रहे हैं तो अभी सब ग्रीन में है, तो ये हमारे ये बता रहा है कि टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट के सिस्टम, एयरक्राफ्ट में 200 से ज्यादा कंप्यूटर होते हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की, किसी भी चीज को डिटेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे वो चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हमारा पार्किंग ब्रेक ऑन है और अगर मैं इसको पावर ऐड कर देता हूँ टेक ऑफ के लिए, तो आप ये देखेंगे कि ये इमीडिएटली वार्निंग वहां पे आ गया, यहाँ पे वार्निंग आ गया। ये इस तरीके से एयरक्राफ्ट वार्निंग दे देता है। तो हम कोई गलती अगर हमसे हो भी जाए तो आपके सिस्टम आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि जब पायलट ने, हमारा एक डिसीजन स्पीड होता है जो कि बाहर के टेम्परेचर, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, काफी सारी चीजों पे निर्भर करता है। उसके पहले अगर हमारे पास कोई भी सी भी गलती आती है, वार्निंग आती है, तो पायलट का काम होता है उस टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देना। इस पर्टिकुलर केस में एयरक्राफ्ट अपनी डिसीजन स्पीड तक पहुंचा है और फिर उसने टेक ऑफ इनिशिएट किया है। दैट मीन्स वहां तक उसको कोई वार्निंग नहीं आई है। जब उसने टेक ऑफ इनिशिएट कर दिया है उसके बाद वो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, और एकदम बहुत कम हाइट पे हुआ है। मुश्किल से 57 सेकेंड की टोटल फ्लाइट थी। 26 सेकेंड बाद वो एयरक्राफ्ट इंस्टॉल हो चुका था, तो पायलट के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। सामने जो भी बिल्डिंग थी उस पर जाके क्रैश हो गया वो एयरक्राफ्ट have been crashed. So what do you have to say on this? First of all, I would like to say it was a very, very tragic accident which occurred, and it will be marked as a black day in Indian aviation history, not just Indian aviation industry, but the entire world aviation industry. So this was not supposed to happen, but it did happen, and that's really very tragic. I feel very sad for the families, our aviation community also, and members of the family who have passed away. Sir, any reason you? As of now, we can only speculate as to what happened, but it can be a myriad reasons. It can be, seems like it. There was a loss of thrust on both engines, so the aircraft basically stopped producing any thrust and is stalled. And so the reasons can be loss of thrust on both engines, can be due to fuel starvation. It can happen because of bird strike. It can happen because of any technical error. It can also happen because of any human error. That also cannot be ignored. So that will come out after the investigation is completed. Sir, Aviation Minister also made a statement about the security of Boeing aircrafts. So about surveillance. So what do you have to say on this? That is pretty normal. That is to safeguard the interest of the passengers and the aircraft and the general public, to make sure that these aircraft are airworthy. So if and such a tragic incident has happened, so it calls for this kind of measures so that the public can feel safe. And so when you go fly, you want to make sure that you will be landing alive. So that these kind of measures are required to double check, make sure everything is okay before the aircraft is released back to service. Sir, after this crashing of Boeing aircraft, sir, many people have raised questions on security of Boeing aircraft. So what do you have to say on this? So this Boeing Dreamliner 787 aircraft is a workhorse aircraft for a lot of airlines, including Air India. And it's a very reliable aircraft. This is the first incident that has happened.
But of late, this fleet has been getting old, like almost more than 10 to 12 years, which is nothing if you compare the age in aviation aircraft, this thing. But some concerns have been raised by various other airlines as the fleet is aging. There has been some issues cropping up. I'm not pretty sure how Boeing is dealing with these issues or how they are addressing these issues. But I'm pretty sure this incident has opened their eyes, and they will look into all these shortcomings. So we are sitting in a cockpit. So what do you have to say on how pilot monitor all these situations? So as you can see, this is our cockpit, and so we have all the systems displayed in the front of us. And these two screens primarily are for, if you can see, they are identical screens. They are both for pilot and co-pilot, and the screens in the center, they are displaying all the systems of the aircraft. And then we have various selectors over here. So engine, fleet pages, so whatever system we want to call for, we can just simply press. So for example, if I want to call pressurization page, I can just call up this page and see all the information over there. And this is our primary ECAM warning. So if you right now, if you can see, everything is in green, so aircraft is in perfect takeoff configuration. There is nothing wrong with the aircraft. Any kind of warning that can happen, you will see right away straight ahead. And you will see, if it is a emergency warning, it will come red in color. If it is something which is not that serious, it will come in amber color. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. Is there either in the front or in the back. Fortunately, in this case, the tail end was not destroyed and it was stuck. जो भी body हमको साइट पे मिला उसको हम immediately green corridor के माध्यम से ये civil hospital तक पहुंचा गया. और this entire operation was after the operation was over and the investigation started. There was the black box had to be searched. So the black box was is there either in the front or in the back. Fortunately, in this case, the tail end was not destroyed and it was stuck in the first building where it had impact, and the AIIB team, the aircraft investigation team,
requested us that cranes and laborers and engineers to be provided to ensure that the black box is recovered. AMC immediately we are there on the site, and this black box was also recovered. After that, next day, the whether it is crematorium or issuance of death certificates, we ensured that people should not go to offices to get their death certificate, but in the hospital then and there a single window system was created, and the officer who is responsible for death registration was there, and he was issuing the death certificates also are being issued then and there. We are very, very concerned with all the relatives and patients. Whatever care is being done, I think this is being given with the state government, central government, and the local government. All were working in sync and in coordination. And this is a case where everybody responded quickly, everybody responded in a coordinated manner, and we tried to give our best in the entire operations. मैं ऑफिस से जस्ट लंच के लिए निकल ही रहा था और फायर डिपार्टमेंट का कॉल आया कि एक हादसा हुआ है, और मैं इमीडिएटली ये जो प्लेन क्रैश का हादसा सुन के मुझे इमीडिएटली शॉकिंग और खूब डिस्टर्ब लाया. मैं उनको जब स्थल पूछा तो उन्होंने इमीडिएटली जब हमको बोला, तब मैं लंच के लिए नहीं करके मेरा गाड़ी इमीडिएटली डाइवर्ट जो क्रैश साइट के तरफ मैंने किया. और जब मैं जा रहा था तब ऑनरेबल सीएम साहब के ऑफिस में से मुझे कॉल आया कि इमीडिएटली आप पहुंचो, और हम ऑलरेडी मैं क्योंकि ऑन द वे था, और फिर इमीडिएटली उसके बाद ऑनरेबल सीएम साहब का फ़ोन आया, और सर का बात ये था कि आप इमीडिएटली वहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाइए, और मैं और पुलिस कमिश्नर साहब मिलके हम लोग ग्रीन कॉरिडोर के लिए सूचना देके इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने कार्य किया. और जो बाहर वाला एरिया है उसमें ग्रीन कॉरिडोर बना, सो दैट क्रैश साइट से जो हमारे बॉडीज हैं वो इमीडिएटली सिविल हॉस्पिटल पहुंच सके. पहले तो हमको ये पता नहीं था कि ये इतना सीरियस क्रैश है. हमको ये था कि हम लोग बहुत ही कोशिश करके इमीडिएटली हम लाइफ को बचाए, इसीलिए ये ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही जरूरी था. और उसके बाद हमारा जो इंटरनल जो सर्कुलेशन था उसका भी हमने ग्रीन कॉरिडोर किया, और ये जो पूरा प्रक्रिया था इसको ये किया. और इन द मीन टाइम जब मैं जा रहा था तब मैं अपने सब डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर्स, HODs को वहाँ स्थल पर क्रैश साइट में बुला लिया. अलग अलग ऑफिसर्स को अलग अलग जो पार्ट था, पीछे वाला पार्ट, आगे वाला कॉकपिट वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, वो अलग अलग ऑफिसर्स को दिया गया. हमारे जो फायर फाइटिंग टीम थे जब तक मैं पहुंचा वो ऑलरेडी कार्यरत थे, और लगभग 101 से ज़्यादा फायर फाइटर्स जो है वो स्थल पर बुलाए गए. मैं इमीडिएटली जब स्थल पर गया तो मुझे लगा कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, इसमें ब्रिगेड कॉल की ज़रूरत है. इमीडिएटली ब्रिगेड कॉल दिया गया और सब फायर फाइटर्स स्थलों पर रहे. उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फायर फाइटर्स टीम हमारे पास होते हैं. बिल्डिंग वाले होते हैं, कटर्स और स्प्रेडर्स वाले होते हैं, साल्वेज टीम होता है बिल्डिंग के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, फायर फाइटिंग टीम होता है वो वाटर बाउसर, और इसके लिए मेंटेनेंस टीम होता है. ये पूरा जो प्रक्रिया है वो वाटर रिले सिस्टम रखा गया सो दैट फायर फाइटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट ना हो. और इन द मीन टाइम द एम्बुलेंसेस वेर ऑल्सो देयर, और
more than 100 of ambulances were there. उसमें हमारे एम्बुलेंस, स्टेट गवर्नमेंट के एम्बुलेंसेस, दूसरे एम्बुलेंसेस, लगभग प्राइवेट के भी 35 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस ट्रस्ट्स के वो भी हमारे पास उपलब्ध थे। और ये जो पूरा सर्कुलेशन, वहाँ से जो भी बॉडी हमको साइट पे मिला उसको हम इमीडिएटली ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ये सिविल हॉस्पिटल तक पहुंचा गया। और वहाँ पर अलग अलग टीम बना के वहाँ पर हम लोगों ने पर्टिकुलरली जो बिल्डिंग वहाँ हॉस्टल बिल्डिंग बीजे मेडिकल कॉलेज का था, उसमें से लगभग 28 बच्चों को उसमें रेस्क्यू किया गया। नीचे जो ग्राउंड जहाँ साइट हुआ था वहाँ से 2 लोगों को जो है वो वहाँ इमीडिएटली सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। और इस हिसाब से लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को वहाँ साइट से बचाया गया और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। ये जो पूरा प्रक्रिया हमने शुरू किया उसमें हमको ये लगा कि इमीडिएटली कुछ दीवारों को हमको डिमोलिशन करना पड़ेगा। नज़दीक से जो है हमने अर्थ मूवर्स, जेसीबीज, हिटाचीज, लगभग 46 ऐसे डिफरेंट साधन हमने इमीडिएटली वहां बुला के उसको भी हमने ऑपरेशनलाइज किया, सो दैट हमको जो है ये पूरा प्रक्रिया में ऑपरेशनल डिफिकल्टी कोई ना हो। और ये पूरा प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण स्विफ्टनेस और क्विक रिस्पांस था। एक विंग वहां पड़ा हुआ था जो एयरक्राफ्ट का, उसको हम फायर फाइटिंग और पुलिस के टीम के माध्यम से उसको साइड किया गया, सो दैट एम्बुलेंस केसेस के गतिविधि के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा प्रक्रिया जो है वो एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि सब ऑफिसर्स में कमिश्नर ऑफ पुलिस, कलेक्टर, ऑनरेबल सीएम साहब के ऑफिस से सब ऑल सीनियर ऑफिसर्स वर देयर इन द साइट, एंड एंटायर ऑपरेशन वाज वेरी कोऑर्डिनेटेड, बिकॉज उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब लोगों का टीम वहां उपलब्ध थे और सब लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम के माध्यम से वहां कार्यरत था। और ये पूरा प्रक्रिया जो है बहुत ही जल्दी से जल्दी इसको किया गया। वाटर बाउजर और हमारे डिफरेंट जो शेषनाग रोबो और हमारे जो लगभग 34 से ज़्यादा गजराज जो 20,000 लीटर से ज़्यादा पानी का उसमें फ्लो किया गया। लगभग टोटल जो वाटर था लगभग 7.5 लाख लीटर से ज़्यादा पानी का उपयोग करके ये पूरा आग जो है वो बुझाया गया और ये पूरा ऑपरेशंस जो है उसको कार्यान्वित किया गया। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms.
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपानी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. सिविल पुलिस बल के इस सबसे बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 826 विकास खंडों और 762 नगर निकायों से संबंधित उत्तर प्रदेश के पुलिस बल का हिस्सा बन रहे 60,244 युवा ऊर्जा के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मेरे नौजवान साथियों,
आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले देश के परम यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के आप सभी 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम का हिस्सा कार्यक्रम है। यह केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज वो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल,
रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई, अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि, जो ये 3 नए कानून हैं, जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब बन करके तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी इस दृष्टि से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज अब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके अभिभावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है। और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बनकर के
इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, वे भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं, उनकी समस्या के समाधान करने के लिए महाकुंभ में जो भी आया उसने पुलिस के व्यवहार की तारीफ की। महाकुंभ में अगर कर सकता है तो सामान्य दैनिक जीवन में क्यों नहीं, हमें इसको भी अपनाना पड़ेगा। उस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ होने चाहिए और यह एक नया अवसर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को, बिगड़े हुए परसेप्शन को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज आप देश के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। आपको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आपके माताजी, पिताजी, आपके अभिभावक को भी मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल के माध्यम से आप न केवल प्रदेश की बल्कि देश की बेहतरीन सेवा करके अपने आप को साबित करेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो हमें सहयोग और मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए प्राप्त होता है, इसके लिए और आज के समारोह के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जयकारा करना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री, वर्तमान राजनीति के चाणक्य, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्री अमित शाह जी का लखनऊ की धरती पर मैं मंच की ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश मंत्री परिषद के वरिष्ठ साथी आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय धर्मपाल जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, आदरणीय आशीष पटेल जी, आदरणीय राकेश सचान जी, अनिल कुमार जाटव जी, आशीष पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ साथी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, और यहाँ इतनी भारी संख्या में जब आप आए हैं तो मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हम सरकार में नहीं थे और पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। उस समय का माहौल यह था कि आप सब पुलिस के जो जवान हैं, आज ऐसे युग में आप पुलिस सेवा में आए हैं जिसमें आपको चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और सही मायने में राम राज्य, सही मायने में सुशासन या स्थापित करने की बागडोर आ रही है। हम लोग नारा लगाते थे 2017 के चुनाव के समय, माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और नारा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। यह उस समय का नारा था, लेकिन आज उसे यथार्थ में बदलने का दायित्व आप सब युवाओं के कंधों पर आया है। मैं यही आप सबको आह्वान करूंगा, यहां से संकल्प लेकर के जाइए। अपराधी कोई कितना भी बड़ा हो, वो सिर्फ अपराधी होता है। आप ऐसे समय में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में शासन है और उत्तर प्रदेश में उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास और भर्तियां। अगर मैं आपसे सवाल करूं, बताओ किसी को पैसा देना पड़ा है क्या पुलिस भर्ती के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, देना पड़ा है क्या? लेकिन पहले बिना पैसा दिए भर्ती नहीं होती थी। आज भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां, नकल माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश आज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप सबका मैं यही आह्वान करूंगा कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को योग्य ढंग से निर्वहन करने का संकल्प लेकर के जाइए। आप सौभाग्यशाली हो, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जिनका बहुत लंबा राज्य सरकार का भी, भारत सरकार का भी अनुभव है, वह हमारे बीच में यहां पर आए हैं जब आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। यह अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, और इस क्षण को संजो करके जाइएगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ, क्योंकि यहां पर हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, तो ज्यादा समय न लेकर के आप सभी जो आरक्षी भाई बहन हैं उनके लिए बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं देता हुआ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ, उत्तर प्रदेश के सुशासन की बागडोर आपके हाथों में आ रही है, इसकी शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV,
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms.